हेलो एंड वेलकम टू ऑल डियर एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में पूछे जाने वाले विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस। हम विज्ञान के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो केवीएस और अन्य सभी राज्यों की चयन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, पादपों के वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? Who is known as the father of plant classification? अरस्तु, थियोफ्रास्टस, लिनियस, बेंथम और हुकर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थियोफ्रास्टस। पादप वर्गीकरण का जनक थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। वर्गीकरण का जनक अरस्तु को कहा जाता है। उन्होंने सर्वप्रथम जीवों को 2 भागों में वर्गीकृत किया था, पादप जगत और प्राणी जगत। पादप वर्गीकरण के जनक थियोफ्रास्टस है और थियोफ्रास्टस को ही वनस्पति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। जंतु वर्गीकरण के जनक अरस्तु है और अरस्तु ही जंतु विज्ञान के जनक भी कहे जाते हैं। आधुनिक वर्गीकरण के जनक कैरोलस लिनियस है। इन्होंने प्राणियों तथा पौधों को परिभाषित करने और नामकरण करने के लिए एक समान प्रणाली तैयार की, जिसे द्विनाम पद्धति बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहा गया। द्विनाम पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीव को एक सामान्य नाम जीनस और विशिष्ट नाम स्पीसीज द्वारा पहचाना गया। जीनस को वंश तथा स्पीसीज को जाति कहा गया, अर्थात प्रत्येक जीव को 2 नामों द्वारा परिभाषित किया गया। बेंथम और हुकर ने अपनी वर्गीकरण प्रणाली में पौधों को उनके प्राकृतिक लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया, जैसे कि फूलों की संरचना, पत्तों के आकार और इस तरह की अन्य प्राकृतिक विशेषताएं। एक थे एंगलर और प्रांटल। उन्होंने पौधों को उनके विकास के लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया था। प्रश्न संख्या 2, गाजर किस प्रकार की जड़ होती है? स्तंभ जड़, मूसला जड़, रेशेदार जड़ या अपस्थानिक जड़? कैरोट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रूट? प्रोप रूट, टेप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंशियस रूट? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूसला जड़, टेप रूट। गाजर जड़ का रूपांतरण भाग होती है और गाजर में मूसला जड़ तंत्र पाया जाता है। मूसला जड़ एक मुख्य, मोटी और सीधी जड़ होती है जो पौधे के तने से निकलकर जमीन में गहराई तक जाती है। इस मुख्य जड़ से कई छोटी छोटी जड़ें शाखाओं के रूप में निकलती है। मूसला जड़ें सामान्य तौर पर द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है जो भोजन के संग्रहण का कार्य करती है, जैसे गाजर, मूली और चुकंदर में। रेशेदार जड़ मूसला जड़ के विपरीत होती है। यह मुख्य जड़ के बजाय तने के आधार से निकलने वाली पतली धागे जैसी जड़ों का एक गुच्छा होती है। ये जड़ें मिट्टी में गहराई तक जाने के बजाय सतह के ऊपरी हिस्से में फैलती है। इस तरह की जड़ें एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती है, जैसे गेहूं, ज्वार, चावल और मक्का। अपस्थानिक जड़ वह जड़ होती है जो पौधे के सामान्य जड़ के अलावा पौधे के अन्य भागों जैसे तना, शाखा या पत्ती से निकलती है। इस तरह की जड़ें सामान्य तौर पर घास और आर्किड में पाई जाती है। इन जड़ों का काम पौधों को सहारा देना तथा जमीन से पोषक तत्वों का अवशोषण करना होता है। स्तंभ जड़ ऐसी जड़ है जो तने या शाखाओं से निकलकर जमीन में प्रवेश कर जाती है और पौधों को सहारा प्रदान करती है। ये जड़ें उन पौधों में पाई जाती हैं जिनकी शाखाएं मजबूत नहीं होती और उन्हें स्थिर रखने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है, जैसे बरगद के पेड़ में। बरगद के पेड़ में यही पाई जाती है जो उनकी शाखाओं को एक जगह पर स्थिर बनाए रखती है। प्रश्न संख्या 3, इलेक्ट्रॉनिक वितरण का संबंध किससे होता है? नाभिक की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था, परमाणु भार या परमाणुओं की संख्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? एनर्जी न्यूक्लियस, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक नंबर?
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक वितरण का संबंध किसी परमाणु या अणु में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था से है, जो यह दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार विभिन्न ऊर्जा स्तरों और कक्षाओं में वितरित होता है। इलेक्ट्रॉनिक वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कहा जाता है। नाभिकीय ऊर्जा किसी परमाणु के नाभिक में संग्रहित ऊर्जा होती है, जो कि नाभिकीय प्रक्रियाओं जैसे नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन द्वारा मुक्त होती है। इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है, जिसकी खोज जे थॉम्सन द्वारा कैथोड किरण नलिका प्रयोग के द्वारा की गई थी। प्रोटॉन एक धन आवेशित कण है, जिसकी खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने स्वर्णपन्नी प्रयोग गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के द्वारा की थी। न्यूट्रॉन एक उदासीन कण होता है, इसकी खोज जेम्स चैडविक के द्वारा बेरिलियम अल्फा कणों के प्रयोग से खोजा गया था। परमाणु भार किसी परमाणु के द्रव्यमान को प्रदर्शित करती है। किसी भी परमाणु के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या मिलकर परमाणु भार बनाती है, और किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की कुल संख्या हमें उस परमाणु का परमाणु क्रमांक बताती है। प्रश्न संख्या 4, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल एकल बॉन्ड होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सुगंधित हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। What are hydrocarbons containing only single bonds between carbon atoms called? Unsaturated hydrocarbons, saturated hydrocarbons, aromatic hydrocarbons, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक होते हैं। हाइड्रोकार्बन को दो तरह से विभाजित किया गया है, खुली श्रृंखला वाले यौगिक और बंद श्रृंखला वाले यौगिक। खुली श्रृंखला वाले यौगिकों को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु आपस में एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु आपस में द्विबंध और त्रिबंध द्वारा जुड़े होते हैं। बंध श्रृंखला वाले यौगिक भी दो तरह के होते हैं, एलिसाइक्लिक यौगिक और एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक यौगिक को सुगंधित हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 5, यदि कोई व्यक्ति एक वृत्त की परिधि के चारों ओर चलता है और वहीं वापस आता है तो उसका विस्थापन क्या होगा? वृत्त की परिधि के बराबर, व्यास के बराबर, शून्य होगा, या फिर वृत्त की त्रिज्या के बराबर। इफ अ पर्सन वॉक्स अराउंड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट? इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, इक्वल टू डायामीटर, इक्वल टू 0, या फिर इक्वल टू रेडियस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0। दो विमाएं होती है, दूरी तथा विस्थापन। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, जबकि विस्थापन वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। दूरी एक अदिश राशि होती है, जबकि विस्थापन सदिश राशि होती है। विस्थापन में दिशा होती है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, जबकि विस्थापन धनात्मक होने के साथ साथ शून्य और ऋणात्मक भी हो सकता है। विस्थापन के केस में चली गई वस्तु वापस वहीं आकर रुकती है जहां से उसने चलना शुरू किया था, तो विस्थापन शून्य होगा। और यदि वस्तु तय दिशा से विपरीत दिशा में स्थिति को प्रदर्शित करती है तो उस स्थिति में विस्थापन ऋणात्मक होता है। दूरी और विस्थापन दोनों का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। यदि कोई व्यक्ति वृत्त की परिधि के चारों ओर चलता है और वापस वहीं आकर रुकता है जहां से उसने चलना प्रारंभ किया था, तो दूरी वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगी, लेकिन विस्थापन शून्य हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति जहां से चला था वहीं पर आकर रुक गया है।
तो यहाँ पर व्यक्ति की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी 0 हो जाएगी। प्रश्न संख्या 6, विद्युत चालकता की एसआई इकाई क्या है? ओम प्रति मीटर, सीमेंस प्रति मीटर, ओम मीटर या फिर सीमेंस? What is the SI unit of electrical conductance? ओम पर मीटर, सीमेंस पर मीटर, ओम मीटर या फिर सीमेंस? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीमेंस। किसी पदार्थ की विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता उसकी विद्युत चालकता कहलाती है। यदि कोई पदार्थ विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित होने देता है तो वह पदार्थ विद्युत का उच्च चालक होता है, और यदि कोई पदार्थ आसानी से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता तो वह पदार्थ विद्युत का निम्न चालक होता है। विद्युत चालकता यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी सीमेंस। और एक होता है विशिष्ट चालकता, जिसे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहा जाता है। विशिष्ट चालकता की एसआई यूनिट होती है सीमेंस प्रति मीटर, सीमेंस पर मीटर। ओम विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, और ओम मीटर यानी जब ओम और मीटर आपस में गुणा में होते हैं तो वह विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है। प्रश्न संख्या 7, पाचन के बाद पोषक तत्वों का अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ होता है? आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत या फिर यकृत? वेयर डज द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स मेनली ऑकर आफ्टर डाइजेशन? स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। पाचन के बाद पोषक तत्वों का अवशोषण छोटी आंत में होता है तथा जल और खनिज लवणों का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। पाचन क्रिया मुंह से प्रारंभ होती है और छोटी आंत में समाप्त हो जाती है। अवशोषण क्रिया छोटी आंत से प्रारंभ होती है तथा बड़ी आंत में समाप्त हो जाती है। आमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। यह अम्ल भोजन में उपस्थित हानिकारक बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। इसके अलावा आमाशय द्वारा 3 एंजाइम उत्पन्न किए जाते हैं, पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, गैस्ट्रिक लाइपेज वसा का आंशिक पाचन करती है, और रेनिन शिशु के आमाशय में उत्पन्न होता है जो दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन का पाचन करता है। यकृत के द्वारा पित्त रस का निर्माण किया जाता है। पित्त के द्वारा वसा का पूर्ण रूप से पाचन किया जाता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण उत्पन्न अम्लीयता को उदासीन भी किया जाता है। इसके अलावा भोजन में उपस्थित सारे जहरीले पदार्थ और शराब के असर यकृत के अंदर निष्क्रिय किया जाता है। प्रश्न संख्या 8, एक बीजपत्री पौधों में कौन सी विशेषताएं पाई जाती है? जालदार शिराविन्यास, मूसला जड़ तंत्र, समांतर शिराविन्यास, संवहन बंडल का घेरा? विच फीचर इज फाउंड इन मोनोकोट प्लांट्स? रेटिकुलेट विनेशन, टेप रूट सिस्टम, पैरेलल विनेशन, वेस्क्यूलर बंडल इन रिंग? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समांतर शिराविन्यास, पैरेलल विनेशन। एक बीजपत्री पौधों में समांतर शिराविन्यास पाया जाता है। समांतर शिराविन्यास ऐसा शिराविन्यास है जिसमें एक मुख्य शिरा होती है और मुख्य शिरा के साथ सभी समांतर शिराएं साइड से जुड़ी हुई होती है, जैसे गेहूं, मक्का, नारियल और केला। ये सब एक बीजपत्री पौधे हैं और इन सभी में समांतर शिराविन्यास पाया जाता है। इसके अलावा एक बीजपत्री पौधों में जड़ें रेशेदार होती हैं और संवहन बंडल बिखरे हुए रहते हैं। और बात करें द्विबीजपत्री पौधों में, तो इनमें जालदार शिराविन्यास पाया जाता है, जिसमें मुख्य शिरा के साथ छोटी छोटी शिराएं पूरी पत्ती पर जाल के रूप में फैली हुई होती है। और द्विबीजपत्री पौधों में जालदार शिराविन्यास के साथ मूसला जड़ तंत्र पाया जाता है और संवहन मंडल घेरे में बंधे हुए रहते हैं। द्विबीजपत्री पौधों के उदाहरण हो जाएंगे सोयाबीन, मूंगफली, कॉटन और अरहर।
प्रश्न संख्या 9, प्रत्येक तत्व का परमाणु क्रमांक किस पर निर्भर करता है? प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या या फिर द्रव्यमान संख्या? द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर मास नंबर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉनों की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तत्व का परमाणु क्रमांक उसके परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। उस तत्व में जितने प्रोटॉन होंगे वही उस तत्व का परमाणु क्रमांक हो जाएगा। परमाणु संख्या में इलेक्ट्रॉन को शामिल नहीं किया जाता क्योंकि वह अष्टक नियम को पूरा करने के लिए दूसरे परमाणु और अणुओं के साथ शामिल हो जाता है। इससे परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम ज़्यादा हो जाती है। किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। किसी परमाणु के नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होगी उन दोनों का योग ही परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है। परमाणु द्रव्यमान में भी इलेक्ट्रॉन को शामिल नहीं किया जाता क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में बहुत हल्का होता है, बिल्कुल ही नगण्य। प्रश्न संख्या 10, निम्न में से कौन सा एक सुगंधित हाइड्रोकार्बन है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन? ब्यूटेन, एथीन, प्रोपेन, बेंजीन? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेंजीन। बेंजीन एक चक्रीय षटकोणीय रिंग होती है जिसमें 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु केवल एक हाइड्रोजन परमाणु से बंधा रहता है। इस रिंग में कार्बन परमाणुओं के मध्य 3 डबल बंध होते हैं जो लगातार एकांतर क्रम में होते हैं। इस तरह की संरचना बेंजीन को मीठी गंध वाली और सुगंधित बनाती है। बेंजीन एक रंगहीन तरल पदार्थ होता है जिसकी गंध सुगंधित होती है और अत्यधिक ज्वलनशील होता है क्योंकि यह पेट्रोलियम पदार्थों का घटक होता है। ब्यूटेन तथा प्रोपेन एल्केन श्रेणी के सदस्य है और एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ब्यूटेन में कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 होती है तो सूत्र अनुसार ब्यूटेन की संरचना हो जाएगी C4H10। जितने कार्बन परमाणु होंगे उसके डबल हाइड्रोजन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु +2 में होंगे तो 8 और 2 10, C4H10 हो जाएगा। वही प्रोपेन में कार्बन परमाणु की संख्या होती है 3 तो प्रोपेन की संरचना हो जाएगी कार्बन के 3 और हाइड्रोजन के 3 दूनी 6 हो जाएंगे और +2 8, C3H8। ब्यूटेन तथा प्रोपेन समेत सभी एल्केन श्रेणी के यौगिकों के बीच एकल बंध पाया जाता है। एथीन एल्किन श्रेणी का सदस्य होता है और एल्किन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। एथीन में 2 कार्बन परमाणु होते हैं तो सूत्र अनुसार एथीन की संरचना हो जाएगी C2H4। एथीन समेत सभी एल्किन श्रेणी के यौगिकों में कार्बन परमाणुओं के मध्य डबल बॉन्ड द्विबंध पाया जाता है। प्रश्न संख्या 11, न्यूटन का द्वितीय नियम बताता है कि बल के बिना गति असंभव है। बल, द्रव्यमान और त्वरण के बीच में संबंध, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, वस्तु स्थिर रहती है जब तक बल न लगे। न्यूटन्स सेकेंड लॉ टेल्स अस दैट मोशन इज इम्पॉसिबल विदाउट फोर्स, रिलेशनशिप अमंग फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन। एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। बॉडी स्टेज एट रेस्ट अनलेस फोर्स इज अप्लाइड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बल, द्रव्यमान और त्वरण के बीच संबंध। न्यूटन का प्रथम नियम कहता है कोई भी वस्तु तब तक स्थिर अवस्था में रहती है या एक समान गति से चलती रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। अर्थात
वस्तु पर लगने वाले बल के अनुसार वस्तु गतिशील या विराम अवस्था में होती है। ऑप्शन नंबर ए, बल के बिना गति असंभव है, मतलब किसी वस्तु पर जब तक बल नहीं लगेगा तब तक वह वस्तु स्थिर ही बनी रहेगी। और ऑप्शन नंबर डी, वस्तु स्थिर रहती है जब तक बल न लगे। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी दोनों न्यूटन के प्रथम नियम की पुष्टि करते हैं। न्यूटन का द्वितीय नियम कहता है किसी वस्तु के ऊपर लगने वाला बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो यहाँ पर लगने वाले बल की मात्रा को किसके बराबर बताया गया है? संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर। तो संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा वेग, और कहा गया है संवेग में परिवर्तन की दर। तो किसी भी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान तो हमेशा स्थिर रहता है, लेकिन जो परिवर्तन होता है वह वेग में होता है। तो वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण। तो ये हो जाएगा द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो किसी गतिशील वस्तु पर लगने वाले बल की मात्रा हो जाएगी वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण का गुणनफल, और यही न्यूटन का द्वितीय नियम भी बताता है। तो न्यूटन का द्वितीय नियम बल, द्रव्यमान और त्वरण में संबंध बताता है, जैसा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी न्यूटन के तृतीय नियम की पुष्टि करता है। प्रश्न संख्या 12, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में 3 उंगलियां किसे दर्शाती है? करंट, फोर्स और वोल्टेज, फोर्स, वोल्टेज और मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स, करंट और मैग्नेटिक फील्ड, करंट, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज। इन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल द 3 fingers represent which of the following? Current, force and voltage, force, voltage and resistance, force, current and magnetic field, current, temperature and charge। ऑप्शन नंबर बी में रेजिस्टेंस की जगह मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोर्स, करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। बल, धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का एक नियम है जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा निर्धारित करने में मदद करता है। यह नियम विद्युत मोटर और अन्य उपकरण के संचालन में महत्वपूर्ण होता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में 3 अंगुलियां अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा क्रमशः बल, चुंबकीय क्षेत्र तथा धारा को दर्शाती है, और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को मोटर का नियम भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 13, कोलेस्ट्रॉल किस श्रेणी का जैव अणु है? कोलेस्ट्रॉल बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ बायोमोलिक्यूल? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, विटामिन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिपिड। कोलेस्ट्रॉल लिपिड श्रेणी का जैव अणु होता है, विशेषकर स्टेरॉयड लिपिड के अंतर्गत आता है। कोलेस्ट्रॉल वसा में घुलनशील तथा जल में अघुलनशील होता है। मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल का काम होता है कोशिका झिल्ली की संरचना का निर्माण, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और कार्टिसोल हार्मोन का निर्माण, और इसके अलावा विटामिन डी का संश्लेषण करना। न्यूक्लिक एसिड भी जैविक अणु होते हैं जो जीवों के आनुवंशिक सूचना को संग्रहित करते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं। ये अणु मुख्य रूप से डीएनए और आरएनए के रूप में कार्य करते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन ऐसे जैविक यौगिक होते हैं जो अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन की इकाई होती है अमीनो अम्ल। छोटे छोटे अमीनो मिलकर प्रोटीन की संरचना का निर्माण करते हैं। प्रोटीन शरीर की संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। इसमें से 11 अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं जिन्हें शरीर खुद बना लेता है और बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है।
और 9 अमीनो अम्ल आवश्यक अमीनो अम्ल की श्रेणी में आते हैं जिन्हें शरीर खुद नहीं बना सकता और बाहर से भोजन के माध्यम से लेने की आवश्यकता होती है। प्रोटीन की खोज जेरार्ड्स जोहान्स मुल्डर ने की थी और प्रोटीन का नामकरण जोन्स जेकब बर्जिलियस के द्वारा किया गया था। विटामिन वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो शरीर में बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं लेकिन जीवन के लिए अनिवार्य होते हैं। विटामिन की खोज कैसिमर फंक द्वारा की गई थी और विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ए, डी, ई और के और जल में घुलनशील विटामिन होते हैं बी और सी। प्रश्न संख्या 14, किस फल में केवल बीज होता है, गुदा नहीं होता? लीची, नारियल, अमरूद, मूंगफली। विच फ्रूट हैज़ ओनली सीड्स एंड नो पल्प? लीची, कोकोनट, गुआवा एंड ग्राउंडनट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूंगफली। ऐसा फल जिसमें बीज होता है लेकिन गुदा नहीं होता उसे शुष्क फल, ड्राई फ्रूट या नट कहा जाता है। इन चारों ऑप्शंस में मूंगफली ड्राई फ्रूट का उदाहरण हो जाएगा। और ऐसा फल जिसमें केवल गुदा पाया जाता है, बीज नहीं, वे बीज रहित फल कहलाते हैं जैसे केला और अंगूर। और ऐसा फल जिसमें गुदा और बीज दोनों पाए जाते हैं वे रसदार फल कहे जाते हैं जैसे लीची, अमरूद, सेब और नारियल। तो इन तीनों ही ऑप्शंस में लीची, अमरूद और नारियल बीज और गुदा दोनों चीज़ें पाई जाती है। प्रश्न संख्या 15, नील्स बोर के सिद्धांत के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है तब ऊर्जा अवशोषित होती है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है, ऊर्जा स्थिर रहती है या कोई प्रभाव नहीं होता। अकॉर्डिंग टू नील्स बोर थ्योरी, when an electron jumps from a higher orbit to a lower orbit, energy is absorbed, energy is emitted, energy remains constant, no effect। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा उत्सर्जित होती है, एनर्जी इज एमिटेड। नील बोर के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार मार्ग पर घूमते हैं जिन्हें ऊर्जा स्तर या कक्षाएं कहा जाता है। इन कक्षाओं को के, एल, एम, एन और इससे आगे कक्षाओं की संख्या अनुसार नाम दिया। प्रत्येक कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन की एक निश्चित ऊर्जा होती है। जब तक इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा के अंदर रहता है वह न तो ऊर्जा ग्रहण करता है और न ही उत्सर्जित करता है। इसे ऊर्जा की स्थिर अवस्था कहा जाता है, मतलब ऊर्जा स्थिर रहती है। ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण तब होता है जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा बदलता है। यदि इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से उच्च स्तर की कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है और यदि उच्च स्तर की कक्षा से निम्न स्तर की कक्षा में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। यहाँ पर पूछा गया है जब उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है तब ऊर्जा उत्सर्जित होगी। प्रश्न संख्या 16, कार्बनिक यौगिकों में अधिकांश अभिक्रियाएं किस प्रकार की होती है? विस्थापन, अपघटन, प्रतिस्थापन या ऑक्सीकरण। मोस्ट रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, सब्स्टिट्यूशन, ऑक्सीडेशन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन। कार्बनिक यौगिकों में अधिकांश प्रतिक्रियाएं प्रतिस्थापन प्रकार की होती है। जब किसी यौगिक के अणु में उपस्थित एक परमाणु या परमाणु समूह को किसी अन्य परमाणु या समूह से बदला जाता है तो उसे प्रतिस्थापन क्रिया कहा जाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक में कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है तो वह विस्थापन अभिक्रिया होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। प्रतिस्थापन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया में मुख्य अंतर यह है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया कार्बनिक रसायन और विस्थापन अभिक्रिया
अकार्बनिक रसायन से संबंधित होती है। अपघटन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें कोई यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में विघटित हो जाता है। जब यौगिक किसी ऊर्जा जैसे ताप, प्रकाश या विद्युत के प्रभाव से सरल पदार्थों में टूटता है तो उसे अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जब किसी यौगिक या तत्व में ऑक्सीजन जुड़ती है तो वह उस तत्व का ऑक्सीकरण कहलाता है। या फिर यदि उस यौगिक से हाइड्रोजन निकलती है तो वह भी उस यौगिक का ऑक्सीकरण कहलाता है। प्रश्न संख्या 17, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर वर्ग प्रति किलोग्राम का वर्ग, न्यूटन प्रति मीटर वर्ग, न्यूटन प्रति किलोग्राम का वर्ग और मीटर का वर्ग। न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर किलोग्राम स्क्वायर एंड मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर पर किलोग्राम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन मीटर वर्ग प्रति किलोग्राम वर्ग। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम सर आइजैक न्यूटन द्वारा दिया गया था और उन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु हर दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है और यह आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो बल होता है, फोर्स F बराबर होता है उनके द्रव्यमान के गुणनफल, द्रव्यमान मतलब मास, पहली वस्तु का द्रव्यमान m1 और दूसरी वस्तु का द्रव्यमान m2 और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो दूरी को दर्शाते हैं r से और दूरी का वर्ग मतलब r का वर्ग और यह हो जाता है व्युत्क्रमानुपाती, मतलब ये नीचे चला जाएगा। तो F बराबर m1 m2 अपॉन में r का स्क्वायर, तो F बराबर हो जाएगा m1 m2 अपॉन में r का स्क्वायर। यहाँ पर g एक नियतांक उत्पन्न होता है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। तो g बराबर हो जाएगा F, जब r स्क्वायर इधर आएगा तो वह F के साथ गुणा में हो जाएगा और m1 m2 अपॉन में चले जाएंगे। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक हो जाएगा बल गुणा दूरी का वर्ग बटे में किलोग्राम का वर्ग। बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, दूरी का एसआई मात्रक होता है मीटर और द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर का वर्ग प्रति किलोग्राम का वर्ग। प्रश्न संख्या 18, प्रकाशिक तंतु संचार प्रणाली कार्य करती है अपवर्तन पर, विवर्तन पर, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पर या फिर परावर्तन पर। द ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम वर्क्स ऑन रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन या फिर रिफ्लेक्शन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशिक तंतु संचार प्रणाली प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करती है। संपूर्ण आंतरिक परावर्तन एक प्रकाशीय घटना है जिसमें प्रकाश किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाता है और तब अपवर्तित न होकर पूरी तरह से परावर्तित हो जाता है। यह घटना संपूर्ण आंतरिक परावर्तन होती है। संपूर्ण आंतरिक परावर्तन दो शर्तों पर निर्भर करती है। पहला यह कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए और दूसरी शर्त यह है कि आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। प्रकाशिक तंतु की क्रियाविधि, हीरे का चमकना और प्रिज्म में प्रकाश का मुड़ना, ये तीनों घटनाएं संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। जब प्रकाश किरण किसी सतह से टकराकर अपने उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हम ब्रह्मांड की सभी चीज़ों को देख पाते हैं और सोलर कुकर भी परावर्तन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय अपनी दिशा बदलता है तो इस प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं।
तारों का टिमटिमाते हुए दिखना, जल में डूबी हुई वस्तु ऊंचाई पर दिखना, पानी में रखी पेंसिल और चम्मच का मुड़ा हुआ दिखाई देना, ये सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण होते हैं। जब प्रकाश किरण किसी बाधा या संकीर्ण मार्ग के किनारों से होकर गुजरता है, मुड़ जाता है या झुक जाता है, तो इसे प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा के किनारों की रोशनी दिखाई देना, सीडी और डीवीडी पर इंद्रधनुष के रंग दिखाई देना और पानी के ऊपर गिरे तेल का चमकना, ये चीजें प्रकाश के विवर्तन गुण के कारण होती है। प्रश्न संख्या 19। एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले सभी जीवों और उनके पर्यावरण के समूह को क्या कहते हैं? जीवमंडल, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र, जनसंख्या। What is the term for all living organisms and their environment in a specific area? Biosphere, community, ecosystem, population। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम। एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले सभी जीव और उनके बीच होने वाले पर्यावरण के समूह या संबंध को पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। जीवमंडल, समुदाय और जनसंख्या पारिस्थितिक तंत्र के हिस्से हैं। जीवमंडल, पृथ्वी की वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल का वह भाग जहां किसी तरह का जीवन पाया जाता है, जीवमंडल कहलाता है। समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत समुदाय उन सभी विभिन्न प्रजातियों के समूह को कहा जाता है जो किसी विशेष क्षेत्र में एक दूसरे के साथ रहते हैं और परस्पर क्रियाएं करते हैं। जैसे एक तालाब में मछलियाँ, मेंढक, जलीय पौधे, जलीय कीट और जल के ऊपर काई सभी मिलकर उस तालाब का जैविक समुदाय बनाते हैं। जनसंख्या एक ही प्रकार के जीवों के समूह को कहा जाता है या किसी एक ही प्रजाति के उन सभी जीवों के समूह को कहा जाता है। जैसे एक जंगल में पाए जाने वाले सभी बबूल के पेड़ बबूल की जनसंख्या बताते हैं, वहीं किसी तालाब में रहने वाले मेंढकों की संख्या मेंढक की जनसंख्या बताता है। प्रश्न संख्या 20। कटाई के बाद अनाज को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निराई, मड़ाई, छटाई या फिर फटकाई। What is the process of separating grains from the chaff called? वीडिंग, थ्रेसिंग, सॉर्टिंग या फिर विनोइंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मड़ाई, थ्रेसिंग। फसलों की कटाई के बाद अनाज को भूसे से अलग करने का मतलब है अनाज को फली या छिलके के अंदर से बाहर निकालना। यह क्रिया थ्रेसिंग या मड़ाई कहलाती है और इस काम को कंबाइन हार्वेस्टर, शक्ति चालित थ्रेसर या फिर मैन्युअली डंडों से पीटकर किया जाता है। मड़ाई के बाद अनाज और भूसे को हवा की मदद से अलग करने की प्रक्रिया को फटकाई या विनोइंग कहा जाता है। विनोइंग प्रक्रिया हस्तचालित पंखे या पावर ऑपरेटेड पंखे द्वारा किया जाता है। निराई वह प्रक्रिया है जिसमें खेतों के अंदर फसलों के बीच अनावश्यक खरपतवार और घास फूस को हटाया जाता है। निराई का कार्य हाथों से, कुदाली से, खुरपी, हंसिया से या तकनीकी यंत्र वीडर से किया जाता है। आधुनिक कृषि में यह कार्य खरपतवार नाशक दवाओं से किया जा रहा है। छटाई प्रक्रिया में पौधों, फसलों, फलों, सब्जियों या बीजों की गुणवत्ता सुधारने के लिए किसी भी प्रकार की अनावश्यक चीज़ों को हटाया जाता है। जैसे सड़े गले अनाज की छटाई, सब्जियों को पैक करने से पहले अच्छी बुरी अलग करना, फल और बीजों की गुणवत्ता के आधार पर अलग अलग करना। प्रश्न संख्या 21। वे परमाणु जो समान द्रव्यमान संख्या रखते हैं लेकिन परमाणु संख्या में भिन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक या फिर समअवयवी। Atoms having the same mass number but different atomic numbers are called
आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटर्न्स, आइसोमर्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संभारिक, आइसोबार्स। वे परमाणु जो समान द्रव्यमान संख्या रखते हैं लेकिन परमाणु संख्या में भिन्न होते हैं उन्हें संभारिक कहा जाता है। जैसे आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम के परमाणु क्रमांक क्रमशः 18, 19 और 20 है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान सबका 40-40 है, इसलिए ये तीनों आपस में संभारिक होती है। संभारिक अलग अलग तत्व के परमाणु होते हैं और समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। जैसे हाइड्रोजन की 3 समस्थानिक होती है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम व ट्रिटियम। इन सभी का परमाणु संख्या 1 होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान तीनों का अलग अलग होता है। प्रोटियम का 1, ड्यूटेरियम का 2 और ट्रिटियम का 3। तो ये तीनों आपस में समस्थानिक होती है। आइसोटर्न वे परमाणु होते हैं जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है लेकिन उनके परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होते हैं। जैसे कार्बन और नाइट्रोजन के परमाणु क्रमांक 6 और 7 होते हैं लेकिन इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या 8-8 होती है, इसलिए ये दोनों आपस में समन्यूट्रॉनिक हो जाएंगे। समावयवी या आइसोमर्स ऐसे यौगिक होते हैं जिनका रासायनिक सूत्र एक जैसा होता है लेकिन उनकी संरचना या रासायनिक गुण आपस में भिन्न होते हैं। जैसे एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन दोनों का रासायनिक सूत्र एक जैसा होता है C4H10, लेकिन इनकी संरचना कुछ अलग तरह से बनती है, इसलिए ये दोनों आइसोमर्स हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 22, एथेनॉल को हवा में जलाने पर क्या उत्पाद बनते हैं? CO2 और H2O, CO और H2, C और H2O, CH4 और O2। What are the products formed when ethanol burns in air? Carbon dioxide and water, carbon monoxide and hydrogen, carbon and water, methane and oxygen। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH और इसे हवा में जलाए जाने पर इसमें पूर्ण दहन अभिक्रिया होती है जिसमें एथेनॉल ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके CO2 तथा H2O बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और इसके साथ ऊष्मीय ऊर्जा मुक्त होती है। इस अभिक्रिया में एथेनॉल का एक अणु और ऑक्सीजन के 3 अणु आपस में अभिक्रिया करके 2 अणु CO2 के और 3 अणु जल के बनाते हैं तथा ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। प्रश्न संख्या 23, निम्न में से कौन सा उपकरण आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है? विच डिवाइस वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज? बैरोमीटर, लेक्टोमीटर, थर्मामीटर या गैल्वेनोमीटर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेक्टोमीटर। आर्किमिडीज का सिद्धांत बताता है किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। हाइड्रोमीटर ऐसा उपकरण है जो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। लेक्टोमीटर एक विशेष प्रकार का हाइड्रोमीटर ही होता है जो वसा की मात्रा ज्ञात करके दूध की शुद्धता को मापता है। लेक्टोमीटर पानी में जितना कम डूबता है दूध उतना ही शुद्ध होता है। यदि दूध में पानी मिलाया गया है तो लेक्टोमीटर के अंदर दूध का घनत्व कम होगा और लेक्टोमीटर अधिक नीचे डूबेगा, और यदि दूध में पानी नहीं मिलाया गया है और दूध में वसा की मात्रा ज़्यादा है तो लेक्टोमीटर नीचे न डूबकर वसा की मात्रा के अनुसार ऊपर तैरता है। बैरोमीटर पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है और इसका उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने में किया जाता है। थर्मामीटर थर्मल एक्सपेंशन यानी ऊष्मीय प्रसार के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, इसे ही ऊष्मीय प्रसार कहा जाता है। गैल्वेनोमीटर विद्युत परिपथ में धारा की स्थिति और दिशा को बताने वाला यंत्र होता है।
प्रश्न संख्या 24। ऑस्टेड प्रयोग में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम, दायां हाथ अंगूठा नियम, एम्पियर का दायां हाथ पकड़ नियम, फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम। Which rule is commonly used to determine the direction of the magnetic field in Oersted experiment? Fleming's left hand rule, right hand thumb rule, Ampere's right hand grip rule, Fleming's right hand rule। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दायां हाथ अंगूठा नियम, राइट हैंड थंब रूल। ओस्टेड के प्रयोग अनुसार जब किसी सीधे चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे को उस दिशा में रखें जिस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो हमारी उंगलियों की घुमावदार दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। प्रयोग में जब धारा चालित तार के पास एक सुई रखी गई तो वह विचलित हो गई, जिससे पता चला कि तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। उस चुंबकीय क्षेत्र को राइट हैंड थंब रूल से ज्ञात किया गया, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम विद्युत मोटर में कार्यरत चुंबकीय बल की दिशा को बताता है और यह विद्युत मोटर के संबंध में उपयोग किया जाता है, जबकि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम विद्युत जनित्र में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम विद्युत जनरेटर के लिए होता है और बाएं हाथ का नियम विद्युत मोटर के लिए होता है। बायां हाथ का नियम चुंबकीय बल की दिशा को बताता है और दाहिने हाथ का नियम प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। एम्पियर का दाहिने हाथ का ग्रिप नियम कहता है कि यदि हम एक धारावाही चालक को अपने दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़े कि हमारा अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में हो तो हमारी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लिपटी होगी। एम्पियर के दाहिने हाथ का नियम विद्युत चुंबकत्व में काफ़ी उपयोगी होता है। प्रश्न संख्या 25। मूल के अग्रभाग में किस प्रकार का ऊतक पाया जाता है? स्थायी ऊतक, सरल ऊतक, जटिल ऊतक या विभाज्य ऊतक? Which type of tissue is found at the tip of the root? परमानेंट टिश्यू, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विभाज्य ऊतक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मूल का अग्रभाग, जिसे जड़ का शीर्ष भाग भी कहते हैं, यह निरंतर वृद्धि करने वाला होता है। इस भाग में मुख्यतः विभाज्य ऊतक पाया जाता है। यह कोशिकाओं को तेजी से विभाजित करता है, जिससे जड़ की लंबाई में वृद्धि होती है। सरल ऊतक वे ऊतक होते हैं जो समान प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं और एक समान कार्य करते हैं। सरल ऊतक 3 प्रकार के होते हैं: पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। जटिल ऊतक वे ऊतक होते हैं जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और एक साथ मिलकर एक विशेष कार्य करते हैं। जटिल ऊतक 2 प्रकार के होते हैं: जाइलम और फ्लोएम। स्थायी ऊतक वे ऊतक हैं जो विभाज्य ऊतकों से बनते हैं और एक बार विभाजन होने के बाद अपनी विभाजन क्षमता खो देते हैं, क्योंकि इन ऊतकों को परिवहन, भंडारण और सहारा देने का काम करना होता है। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा स्थायी ऊतक के उदाहरण भी हैं। ये तीनों सरल ऊतक होने के साथ साथ स्थायी ऊतक भी होते हैं। प्रश्न संख्या 26। बायोमेडिकल कचरे का निपटान किस प्रकार किया जाता है? पुनर्चक्रण, भस्मीकरण, भूमि में दबाना या फिर जैविक विघटन? हाउ इज बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोज्ड ऑफ? रिसाइकलिंग, इंसिनरेशन, लैंडफिल, बायोडिग्रेडेशन? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भस्मीकरण, इंसिनरेशन। अस्पतालों, प्रयोगशालाओं, क्लिनिकों और पशु चिकित्सा संस्थानों से निकलने वाला कचरा, जिसमें संक्रमणकारी सामग्री, दवाइयाँ या रासायनिक पदार्थ होते हैं,
वह बायोमेडिकल कचरा कहलाता है। और इस तरह के कचरे का निपटान भस्मीकरण विधि द्वारा किया जाता है, जिसमें कचरे को उच्च तापमान पर जलाया जाता है ताकि संक्रमण रोग के फैलाव और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। उपयोग किए गए कागज, प्लास्टिक, धातु और कांच आदि की रिसाइकलिंग की जाती है, पुनर्चक्रण किया जाता है। पुनर्चक्रण द्वारा इन फालतू चीज़ों को फिर से उपयोगी वस्तुओं में बदला जाता है। इससे संसाधनों की बचत होती है और प्रदूषण भी कम होता है। लैंडफिलिंग में कचरे को जमीन में खोदकर गड्ढों में दबा दिया जाता है। नगरों और नगर पालिकाओं से निकला हुआ यह ठोस कचरा होता है। कचरा निपटान की यह पुरानी और सामान्य विधि होती है। बायोडिग्रेडेशन यानी जैविक विघटन। इस विधि में जैविक कचरे जैसे फल, सब्जी और खाद्य अपशिष्ट को सूक्ष्म जीवों द्वारा कंपोस्ट खाद में बदल दिया जाता है। कचरा निपटान की यह विधि पर्यावरण के लिए बहुत अनुकूल होती है। प्रश्न संख्या 27। थॉमसन के अनुसार परमाणु कैसा होता है? धनात्मक गोला जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं, छोटा अविभाज्य कण, नाभिक के चारों ओर घूमते इलेक्ट्रॉन, रिक्त स्थान वाला कण। अकॉर्डिंग टू थॉमसन, an atom is positively charged sphere with electrons embedded, small indivisible particle, electrons revolving around nucleus, empty space particle। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धनात्मक गोला जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं। जे थॉमसन ने सन 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद अपना परमाणु मॉडल दिया। थॉमसन के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन फैले हुए होते हैं, और उन्होंने अपने इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल नाम दिया। पुडिंग का मतलब हलवा होता है और प्लम का मतलब किशमिश। थॉमसन ने बताया कि जिस तरह हलवे के अंदर किशमिश बिखरे होते हैं, उसी तरह परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, परमाणु एक धनात्मक गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं, यह सही उत्तर हो जाएगा। परमाणु को छोटा अविभाज्य कण जॉन डाल्टन ने कहा था। जॉन डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत पर निष्कर्ष निकाला कि परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा अविभाज्य कण होता है। नाभिक के चारों ओर घूमते इलेक्ट्रॉन के ऊपर नील बोर ने अपने सिद्धांत में बताया है। नील बोर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में घूमने वाला ऋणावेशित कण होता है। रिक्त स्थान वाला कण के बारे में रदरफोर्ड ने अपने सिद्धांत में बताया था। उन्होंने कहा था परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है और परमाणु के केंद्र में बहुत छोटा, घना और धनात्मक आवेश वाला भाग होता है, जिसे उन्होंने नाभिक कहा था। प्रश्न संख्या 28। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हाइड्रोजनीकरण, एस्टरीकरण, सेपोनिफिकेशन, न्यूट्रलाइजेशन। What is the process of making soap called? हाइड्रोजिनेशन, एस्टरीफिकेशन, सेपोनिफिकेशन, न्यूट्रलाइजेशन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेपोनिफिकेशन। साबुन बनाने की प्रक्रिया को सेपोनिफिकेशन कहा जाता है। साबुन लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्लों के पोटेशियम या सोडियम लवण होते हैं। साबुनीकरण के दौरान एस्टर एक अकार्बनिक क्षार से क्रिया करके एल्कोहल और साबुन बनाता है। मतलब इसमें एक एस्टर होता है, उसकी क्रिया होती है एक अकार्बनिक क्षार से, और प्रोडक्ट के रूप में एल्कोहल और साबुन बनता है। हाइड्रोजनीकरण ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन गैस की किसी असंतृप्त यौगिक से उपयुक्त उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया करवाई जाती है, जिससे वह असंतृप्त यौगिक संतृप्त यौगिक में बदल जाता है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा बनाया जाता है। एस्टरीकरण अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया होती है और उत्पाद के रूप में एस्टर और पानी बनते हैं। न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण। न्यूट्रलाइजेशन वह रासायनिक अभिक्रिया है
जिसमें एक अम्ल और क्षार आपस में प्रतिक्रिया करके न्यूट्रल हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं और उत्पाद के रूप में लवण और पानी बनाते हैं। प्रश्न संख्या 29, तापमान को निम्नतम संभव सीमा तक मापने के लिए कौन सा पैमाना प्रयोग किया जाता है? विच स्केल इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर एट द लोवेस्ट पॉसिबल लिमिट? सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, र्यूमर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केल्विन। तापमान को निम्नतम संभव सीमा तक मापने के लिए केल्विन पैमाने का उपयोग किया जाता है। केल्विन पैमाने पर 0 केल्विन वह तापमान होता है जिसे परम शून्य तापमान कहा जाता है। यह तापमान वह स्थिति है जहां किसी भी अणु या परमाणु में गतिक ऊर्जा नहीं बचती। तापमान मापने का एसआई पैमाना भी केल्विन होता है। केल्विन पैमाने पर जल का हिमांक बिंदु 273 केल्विन तथा क्वथनांक 373 केल्विन होता है। मतलब 273 केल्विन पर पानी बर्फ के रूप में जम जाता है और 373 केल्विन पर पानी उबलने लगता है। सेल्सियस पैमाने पर जल का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है तथा क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर जल का हिमांक बिंदु होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और क्वथनांक बिंदु होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। र्यूमर स्केल पर जल का हिमांक बिंदु होता है 0 डिग्री र्यूमर तथा क्वथनांक होता है 80 डिग्री र्यूमर। और तापमान मापने के इन चारों पैमानों के बीच में संबंध होता है C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5 बराबर R/4। अगर किसी एक पैमाने पर तापमान दिया हो और उसे दूसरे पैमाने पर कन्वर्ट करना हो तो उसे इस फार्मूले के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है। प्रश्न संख्या 30, मनुष्य किस ध्वनि रेंज को सुन सकता है? व्हाट फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ साउंड कैन ह्यूमन्स हियर? 2 से 200 हर्ट्ज, 20 से 20,000 हर्ट्ज, 20,000 से 2 लाख हर्ट्ज, 200 से 2,000 हर्ट्ज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 से 20,000 हर्ट्ज। मनुष्य 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। इसे श्रव्य ध्वनि कहा जाता है, ऑडिबल साउंड। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि अवश्रव्य ध्वनि कही जाती है, इंफ्रासोनिक साउंड। इसे सामान्य मनुष्य नहीं सुन सकता। भूकंप की तरंगे, ज्वालामुखी विस्फोट और समुद्र की लहरों द्वारा अवश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न की जाती है। कबूतर अवश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है। इसके अलावा हाथी और व्हेल मछली अवश्रव्य तरंगों के माध्यम से काफ़ी दूर तक संवाद कर सकती है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि पराश्रव्य ध्वनि होती है। बिजली की कड़क और ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न की जाती है। चमगादड़ द्वारा उड़ते समय शिकार और मार्ग ढूंढने के लिए पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। डॉल्फिन और व्हेल मछलियाँ पानी में संवाद और दिशा ज्ञान के लिए इन तरंगों का उपयोग करती है।